हेलो। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो ये एक तरीके से नया एक्सपेरिमेंट है कि क्लास को जो है वो 3 सेशन में चलाया जाए, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत अधिक है। तो बेसिकली ये जो सुबह का समय है वो सबसे अच्छा है कि हम करंट अफेयर्स को तैयार करें, क्योंकि हमें समाचार पत्रों को देखना होता है और साथ में क्या है कि सिलेबस बहुत अधिक है और वैकेंसीज बहुत कम है। तो आज के अखबार मैंने आप लोगों को दिए थे, तो शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखे हों। हो सकता है कि कुछ लोगों के घर पे जो है वो अखबार आते हों, वो मॉर्निंग में पढ़ के आते हों, संभावनाएं हैं। तो ये तो आप लोगों को अखबार पढ़ने की हैबिट जो है वो डालनी होगी। उस हैबिट के बगैर जो है वो आपका काम नहीं चलना है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? अगर दिख रही है तो आप टाइप करके बोलें यस। हाँ, तो आज का जो अखबार था उसमें सबसे मेन चीज़ थी वो था कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसका एग्जिट पोल बहुत सारे जो अखबार थे, सभी अखबारों ने आज दिखाया कि 5 राज्यों का जो चुनाव था उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तो वो 5 राज्य कहाँ, कौन से 5 राज्य हैं जहाँ चुनाव हो रहा है, हुआ है, मतलब चुनाव हुआ है, जिसका परिणाम जो है वो 3 दिसंबर यानी संडे को आएगा। तो वो 5 राज्य कौन से हैं, आप लोग टाइप करके बताइए कि वो 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर चुनाव हुआ है अभी। टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइप से जो है वो मुझे आराम से सुनाई पड़ जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। 5 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर चुनाव हुआ है। मिजोरम, तेलंगाना, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए कि 5 राज्यों में कहाँ कहाँ चुनाव हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने इस जो चुनाव की न्यूज़ है इसको बहुत इम्पोर्टेंस ना देते हुए इसको मैंने आज अपने करंट अफेयर्स में शामिल नहीं किया है। जब परिणाम आ जाएंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनी है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। आज का जो अखबार है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ लगी मुझे, और जिस समाचार के समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आने के चांसेस हैं, वो ये समाचार है कि एक हेनरी किसिंजर है, उनकी डेथ हो गई है। हेनरी किसिंजर की डेथ हो गई है, हेनरी किसिंजर। तो ये कौन भाई साहब थे हेनरी किसिंजर? हेनरी किसिंजर जो है वो अमेरिकन विदेश नीति के नायक कहे जाते हैं, द हीरो ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है,
ये पूर्व विदेश मंत्री थे अमेरिका के, हेनरी किसिंजर। 100 वर्ष के थे, इनकी डेथ हो गई है। ये दो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड फोर्ड, इनके कार्यकाल में ये विदेश मंत्री रहे थे। ठीक है, रिचर्ड निक्सन ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी नियुक्त किया था। इनको 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वियतनाम जो युद्ध हुआ था, वियतनाम युद्ध, इसको ख़त्म कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, वियतनाम का युद्ध किससे हुआ था, वियतनाम का युद्ध किससे हुआ था, वियतनाम का पंगा किससे गलता है, बताओ, बताइए, कोई बताए, टाइप करके बताइए, वियतनाम का पंगा किससे गलता है। कौन जो है वियतनाम को फूटी आंख नहीं सुहाता और किसको जो है वियतनाम फूटी आंख नहीं सुहाता, कौन है, वियतनाम का दुश्मन कौन है। चीन वियतनाम के बीच बहुत संघर्ष चलता है। ठीक है, तो चीन और वियतनाम का युद्ध था, उसको ख़त्म कराने में हेनरी किसिंजर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और चीन अमेरिका के संबंध, इसको सुधारने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। हेनरी किसिंजर जो है वो इंडिया के संबंधों को भी अच्छा करने में, मतलब अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को भी अच्छा करने में बहुत ही अच्छी भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है। हेनरी किसिंजर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1973 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। वो इस पर क्या हो सकता है कि इस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही नहीं हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में कथनों के सही होने या ना सही होने के भी प्रश्न आ सकते हैं। खासतौर पर क्योंकि वैकेंसी बहुत अधिक है और पेपर को अगर टफ करना होगा तो इनको कहीं ना कहीं जो तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो ये पूछेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तरह कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, एक या केवल दो सही हैं या 1 2 3 सभी सही हैं। तो इसलिए ये जो कथन है इनको आपको बहुत ध्यान से याद करना है। जितने भी तथ्य दिए गए हैं, कोई भी फैक्ट जो है वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कितने फैक्ट हैं, इसमें एक तो फैक्ट ये है कि वो 100 साल के थे। दूसरा ये फैक्ट है कि 2 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के समय में वो विदेश मंत्री थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उन्हें 1969 में नियुक्त किया था। ठीक है, उन्होंने वियतनाम युद्ध को ख़त्म कराने और चीन अमेरिका के बीच संबंध सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अब ये सन को अगर गलत कर दे, 1983 कर दे, तो क्या होगा, फैक्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। ये राष्ट्रपति का नाम चेंज कर दे तो फैक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ती जा रही है। साथ में क्या है कि कार्बन अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ता जा रहा है, कार्बन का उत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उस समय पर जो ग्रीन एनर्जी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। और ऐसे में जब ग्रीन एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुकी है, उस समय सभी लोग ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी ऊर्जा ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो सकें। तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक सम्मेलन हो रहा है, वो किस नाम से है, गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन, दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में हो रहा है। एक तो ये फैक्ट हो गया कि अभी हाल ही में गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन जो है वो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ठीक है, तो अभी आयोजित होगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन आएगा तो हो चुका होगा। तो
इसमें क्या है, इसमें 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है। ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन मतलब कार्बन का उत्सर्जन जो है वो जीरो करने का लक्ष्य कब तक का है भारत का, वो है 2070 तक का। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, बायोगैस की भी होगी। ठीक है, गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है, अब गोवर्धन का मतलब गोबर का धन लगा दिया, गोबर का ये नहीं है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये जो है इसका गोवर्धन का फुल फॉर्म है। मतलब गोबर का भी फुल फॉर्म जो है मोदी जी बना दिए हैं, वो हर एक का फुल फॉर्म बनाते हैं, हर एक का नाम रखते हैं, तो खुद का भी नाम रख दिया गया उनका। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोवर्धन जो है वो नाम हो गया इसका। ठीक है, सीबीजी बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस, सीबीजी जो है संपीड़ित बायो कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, उसके बाद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी होता है। तो इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं पूरा। गोवर्धन योजना के तहत देश में 500 नए अपशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 200 संपीड़ित बायोगैस प्लांट मतलब सीबीजी के शामिल होंगे। ठीक है, देश में संपीड़ित बायोगैस के क्षेत्र में तेजी लाने और हितधारकों के बीच संवाद और विचारों को साझा करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है। हरदीप पुरी जो हैं ये इसके मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हो। ठीक है, इंदौर, पुणे, अंबाला, चेन्नई, वाराणसी, सूरत, तिरुपति, विशाखापत्तनम, हैदराबाद में सीबीजी प्लांट जो है वो संचालित होने का दावा करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका न्यूज है। और इससे अभी आपको क्या और तैयार करना है, आपको ये देखना है, केमिस्ट्री में देखना है कि बायोगैस जो है वो कैसे बनती है, मतलब गोबर से ऊर्जा कैसे बनती है, गोबर से खाना कैसे पकता है, गोबर से पंखा कैसे चलता है, गोबर से जो है वो गैस कैसे निकलती है, ये कौन सी गैस निकलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको होमवर्क के रूप में करंट अफेयर्स से एक टॉपिक, करंट अफेयर्स क्या करता है, आपको एक टॉपिक देता है जिसके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इसलिए सुबह सुबह हमें स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आजकल कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो वार्निंग टॉपिक हैं, जिनको पढ़ना जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ गए आप लोग, अगर समझ गए तो आगे बढ़ें, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बढ़ें आगे, टाइप करो यस अगर आगे बढ़ने का आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। हाँ, ये है, एक संस्थान है जिस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसने जो है अभी आंकड़े जारी किए हैं कल, और इसने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि जो देश की आर्थिक दर है वो जुलाई सितंबर की तिमाही में 7.6% रही है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद करना है। तिमाही कितनी होती हैं, तिमाही होती है 4। पहली तिमाही कौन सी होती है, अप्रैल से लेकर और जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक एक तिमाही होती है। ठीक है, आर्थिक तिमाही बता रहे हैं आपको। और दूसरी तिमाही क्या होती है, दूसरी तिमाही होती है 1 जुलाई से आपका 30 सितंबर तक। तीसरी तिमाही क्या होती है, तीसरी तिमाही होती है 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक। ठीक है, थर्ड क्वार्टर होता है। और चौथा क्वार्टर कब होता है, 1 जनवरी से
और 31 मार्च तक। तो हर जगह जितने भी आर्थिक उपक्रम हैं, जहाँ भी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, उन सब में जो आंकड़े होते हैं वो ये 4 तिमाही के आधार पर ही जारी किए जाते हैं। अच्छा, इस तिमाही का जैसे मतलब 2023 की ये तिमाही है, तो 2022 की इस तिमाही में जो घटना घटी होगी उससे इसकी तुलना करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, पिछले साल इसी तिमाही में 6.2% था, 7.6 रही। क्योंकि होता क्या है कि आपको पता है देश में क्या है, देश में मौसम चेंज होता है, देश में जो है वो खेती का दौर है, तो कई बार क्या है फसलें चेंज होती हैं, देश में क्या है त्यौहार आते हैं, तो त्योहारों के हिसाब से भी आवश्यकताएं चेंज होती हैं। तो उस तिमाही में क्या होगा, उस तिमाही में जो स्थितियां होंगी वो समान नहीं होंगी। तो अभी जो दूसरी तिमाही है जुलाई से सितंबर वाली, उसके आंकड़े जारी किए गए हैं, और उसमें 7.6% जो है वो देश की आर्थिक विकास दर जो है वो दिखाई गई है ना। आ रही हूँ मैं, मेरे आज पेट में दर्द हो रहा। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक विकास दर 7.6% रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। रुपया का जो कीमत है वो 83.37 रुपये प्रति डॉलर हो गया है। 83.37 रुपये प्रति डॉलर। ये तो घटती बढ़ती रहती है, इसका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना रुपया कितना डॉलर का है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिया गया है, जिसको मैंने आपके लिए यहाँ रखा है, वो ये है कि क्यों गिरा बढ़ा, रुपया गिरता या बढ़ता क्यों है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वैश्विक बाजार में डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपए में गिरावट आई है। ठीक है, तो क्या है, जब डॉलर वैश्विक बाजार में मजबूत होगा, वैश्विक बाजार में पूरी दुनिया के बाजार में, तो भारत का क्या है, रुपया कमजोर हो जाएगा, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, डॉलर क्या है वो मजबूत होगा और रुपया क्या होगा, गिरेगा। यहाँ देखिए लिखा भी है कि तेल उत्पादक समूह ओपेक प्लस द्वारा वार्षिक उत्पादन लक्ष्य की घोषणा से पहले कच्चे तेल की कीमतें $84 प्रति बैरल के करीब थी। इससे क्या हुआ, रुपया दबाव में रहा। ठीक है, तो ये आपका रुपया क्यों गिरता है, इसके पीछे 2 रीजन जो है वो आपके यहाँ पर दिखा दिए गए कि वैश्विक बाजार में अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया गिरेगा, और अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तब भी रुपया क्या होगा, गिरेगा। तो ये 2 फैक्ट थे, इन 2 फैक्टों को आपको याद करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 देशों के लिए गेहूं टूटे चावल के निर्यात की अनुमति। ये टूटा चावल जानते हैं आप, नाम सुना होगा, है ना, टूटा चावल। बासमती का भी टूटा चावल आता है, पैक्ड, सस्ता मिलता है ना, टूटा हुआ चावल, कनकी बोलते हैं हमारी भाषा में, यूपी में इसको कनकी बोलते हैं, कनकी चावल। हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ कुछ और बोला जाता हो। तो सरकार ने क्या किया है, 5 देश, कौन कौन से 5 देश हैं, एक तो माली, सेनेगल, गाम्बिया, इंडोनेशिया और भूटान। भूटान, माली, इंडोनेशिया और गाम्बिया और सेनेगल। ठीक है, इन 5 देशों को गेहूं और टूटे चावल जो हैं उसके निर्यात की अनुमति दी गई है। ठीक है, कितना निर्यात कर सकते हैं इसकी मात्रा भी डिसाइड कर दी गई है, और किसके माध्यम से निर्यात कर सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, इसके माध्यम से निर्यात कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप। अभी क्या हुआ था, अभी ये क्या है, एनईसीएल क्या है, एनईसीएल सहकारी समितियों को प्रवर्तक बनाकर स्थापित की गई कंपनी है। एनईसीएल क्या है, सहकारी समितियों को प्रवर्तक बनाकर, प्रवर्तक मीन्स डायरेक्टर बनाकर, वही जो है उसके मुखिया होंगे, इसको स्थापित की गई कंपनी है। तो हालांकि क्या है, घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हम लोगों को जो राशन गल्ला मिलता है, जिसको हमें नहीं मिलता है, लेकिन जिसको मिलता हो राशन गल्ला, उसके लिए
राशन गल्ला के लिए जो है, राशन गल्ला के लिए क्या हुआ था कि अब देश में ही नहीं पूरा हो रहा है तो विदेश में क्या निर्यात करेंगे। तो जब देश में ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो विदेश में क्या भेजेंगे। तो इस देश ने क्या किया था, गेहूं और जो टूटा चावल है इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो अब क्या हो गया कि वो रोक कुछ देशों के लिए खोल दी है, तो 5 देशों के लिए अभी खोला गया है। समझ गए बात को। बाकी प्रतिबंध लगा हुआ है, आप यहाँ से गेहूं और चावल नहीं भेज सकते देश से बाहर, क्योंकि यहीं इतनी भुखमरी है। क्यों? दक्षिण अफ्रीका में भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है, तो भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ है कि 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के। जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा वो जानता होगा कि क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है टेस्ट, और दूसरा होता है वनडे, और तीसरा होता है T20। ठीक है, तो अभी कौन सा विश्व कप हुआ था? अभी वनडे का विश्व कप हुआ था, 50 ओवर का। ये 50 ओवर का होता है, 50 ओवर का। ये 5 दिन का होता है, ये 5 डे का होता है, ये जो है ये होता है आपका 20 ओवर का। ठीक है, एक टीम 20 ओवर खेलती है, ये भी एक टीम 20 ओवर खेलती है। तो अभी क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में ये लोग जा रहे हैं। राहुल द्रविड़ जो है, इनका कोच का कार्यकाल जो है वो अगले T20 विश्व कप के लिए बढ़ा दिया गया है। T20 का वर्ल्ड कप 2024 में होगा, 2024 में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। पता है आपको T20 का विश्व कप 2024 में कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिला के होगा। ठीक है, अमेरिका USA मिला के, USA और जो अमेरिकन देश है, कैरेबियन देश हैं, उनको मिला के होगा 2024 में। पहली बार अमेरिका में क्रिकेट का टूर्नामेंट जो है विश्व लेवल का, वर्ल्ड कप लेवल का होगा। हालांकि भारत एक श्रृंखला खेल चुका है अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक दो श्रृंखलाएँ खेल चुका है, तो लेकिन विश्व कप जैसा आयोजन जो है वो अमेरिका में होने जा रहा है T20 का 2024 में USA में। तो अभी क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में T20 की जो अगुवाई, मतलब कप्तान जो हैं इन तीनों के, टेस्ट के कप्तान हैं कौन बनाए गए हैं टेस्ट के लिए? ये रोहित शर्मा बनाए गए हैं। टेस्ट के कप्तान रोहित हैं। ठीक है, टेस्ट मैच जो होंगे दक्षिण अफ्रीका में, टीम जा रही है, उसके कप्तान रोहित शर्मा हैं। वनडे के कप्तान कौन बनाए गए हैं? वनडे के कप्तान KL राहुल बनाए गए हैं। KL राहुल, दामाद जी। किसके दामाद हैं KL राहुल? सुनील शेट्टी के दामाद हैं। ठीक है, तो KL राहुल जो है ये वनडे के कप्तान बनाए गए हैं, और T20 के जो कप्तान हैं वो बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। T20 के बनाए गए सूर्य कुमार यादव। मुख्य कोच जो है वो राहुल द्रविड़ सभी के रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आ सकता है कि भैया ये। अब हमने आपको क्या बताया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में क्या है, T20 विश्व कप होने वाला है अमेरिका में। युगांडा की टीम ने जो है T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आपको क्रिकेट खेलते हुए युगांडा की टीम दिखाई पड़ेगी। अब देखो T20 के लिए कौन कौन सी टीमें जो हैं वो, कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अमेरिका क्वालिफाई कर चुका है, भारत ने अमेरिका को हराया। अब ये सुनने में आएगा आपको, है ना, कितना बढ़िया लगेगा सुनने में कि क्रिकेट मैच अमेरिका से हो रहा है। पता चला कुछ बोल बाल दिए तुम तो एटम बम लेके ऊपर मंडराएगा तुम्हारे। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पीपिया न्यू गिनी भी क्वालिफाई कर चुका है। कनाडा, नेपाल भी वहाँ होगा, ओमान होगा, नामीबिया होगा, युगांडा होगा। इतने देश जो हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो क्रिकेट जो है उसका वैश्वीकरण हो रहा है, और जो अमेरिका खेलना शुरू करेगा भैया तो वैश्वीकरण हो ही जाएगा। पैसा बहुत है ना क्रिकेट में। अमेरिकन टीम जब इंडिया आएगी खेलने के लिए तो अमेरिका जाएगा पैसा। तो ये जो है आज का अभी
हमारा करंट अफेयर्स जो था आज के अखबार में था, तो ये आज के अखबारों में जो करंट अफेयर्स था वो हमने आपको, आज के समाचार पत्रों में जो करंट अफेयर्स था वो हमने आपको बताया। अब हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं आपका समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स की जो प्लानिंग है उस पर करते हैं। और आप लोगों ने देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हमारी वेबसाइट है, सबसे महत्वपूर्ण हमारी वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप जो है वो तैयारी करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। बहुत ही मुफीद का मतलब बहुत मुफीद रहेगा। तो वेबसाइट दिख रही है सबको? नहीं दिख रही होगी, अभी दिख रही होगी। तो इसमें क्या है कि हाँ, दिख रही होगी आप लोगों को। तो इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स, ये लिखा हुआ है जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स। जो आप एग्जाम्स में जाएंगे, यूपी आर में जाएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट मॉक टेस्ट। या फिर आप मोबाइल से अगर खोलते हैं तो यहाँ पर यूपी आर जब आप लोग क्लिक करेंगे, यूपी आर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ जो प्लस का निशान बना हुआ है इसको जो आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स। देखिए, ये लिखा हुआ जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स। तो इस पे क्या है, जब जनरेट मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स आप खोलेंगे तो आपसे ये आईडी पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, आईडी पासवर्ड पूछेगा आपसे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए, इस जगह से। ठीक है, अगर रजिस्टर कर रखा है तो जो आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे हम अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, हम अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अगर आईडी पासवर्ड जनरेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर क्या है कि आप हमसे संपर्क कर लीजिए, आप आपको बता देंगे। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। और जैसे ही आप स्टार्ट अटेम्प्ट करेंगे वैसे क्या है, एक क्वेश्चन सेट जो है 25 क्वेश्चन का वो आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट पे, वैसे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन सेट, 1 साल के करंट अफेयर्स का, जो कि समीक्षा अधिकारी में देखिए अब ये जो है ये आपका एक पूरा सेट जो है वो जनरेट हो गया। यहाँ टाइम चलना भी शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये 25 क्वेश्चन का सेट 15 मिनट में करने वाला, इस पर आप बहुत अभ्यास कीजिए। कम से कम जो है 2-3 सेट जो है वो रोज़ करिए आप। ऐसे क्या है, उसमें हर एक का दिया गया है। मतलब इसमें जो आपका जनरेट टेस्ट है, जितने भी जनरेट टेस्ट दिए गए हैं वो सभी आपको करने यहाँ से हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे बहुत आवश्यक रूप से करें। साथ में क्या है, यहाँ स्टडी मटेरियल में जाएंगे। अगर यहाँ स्टडी मटेरियल में जाते हैं तो फिर आपको जब स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे, देखिए सब इतना ब्लू है वो सब डाल रखा है। करंट अफेयर्स सितंबर का पड़ा हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़िए। यहाँ जाएंगे इसमें तो आपको पूरा सितंबर का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलना शुरू होगा यहाँ से। आपको जो भी इंपॉर्टेंट सितंबर का रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मिल जाएगा। अभी और भी इसमें अपडेट कर देंगे, सभी कुछ इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप लोग इसे पढ़ें। और करंट अफेयर्स का सारा सिलेबस, सारा मटेरियल जो है वो हम यहाँ पर अभी अपडेट कर देंगे। मतलब ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये
बहुत जल्दी ही हम इसको अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली क्या था कि 9:30 से क्लास थी ये। हाँ, और इसका हमने अंतिम समय नहीं रखा था कि कितने बजे तक क्लास चलेगी। सर तो पीडीएफ भेज देना। हाँ, पीडीएफ तो भेज देंगे। बाकी यूट्यूब पे जो है वो ये रिकॉर्ड भी हो चुका है और चल भी रहा क्लास अभी है। लेकिन 9:30 बजे हम लोग मॉर्निंग में जो भी उस दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनको हम लोग सर और लेकर। सुबह नहीं हो सकता क्या? सर जी, 6-7 बजे। बहुत सुबह मॉर्निंग में हाँ सर। अखबार नहीं आते ना, तो क्या उसमें कंटेंट कहाँ से लाएंगे भाई? जो अखबार आएंगे उनको कम से कम देखने में और पढ़ने में और आपके लिए उसमें कंटेंट निकालने में तो टाइम लगता है ना। तो मतलब करने को तो किया जा सकता है, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा ना। आप लोगों को मटेरियल ना मिल पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 9:30 बजे भी किया है। वैसे ही बहुत देर में सोता हूँ मैं, लगभग 2-2:30 बजे सो पाता हूँ। तो दिक्कत ये है कि मैं खुद ही उठता हूँ 6 बजे, तो फिर 6 बजे के बाद एकदम से 2.5 घंटे बाद मैं क्लास, मतलब सुबह 6 बजे क्लास नहीं ले सकता हूँ। 9:30 बजे इसका टाइम है। 3:30 बजे जो है वो जीएस की क्लास चलेगी अभी आज, 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 बजे जीएस की क्लास चलेगी, फिर 8 बजे क्लास चलेगी। ठीक है, तो 2 सेशंस और होंगे इसके बाद। ये मॉर्निंग का सेशन अभी तो इतना ही है आज के लिए, लेकिन अभी 3:30 बजे भी एक सेशन रहेगा। उसके बाद जो है फिर 8 बजे सेशन रहेगा। तो अभी के लिए मॉर्निंग की बेला में हम लोग इतना ही